So, research and development and manufacturing sector is a key roadmap for the progress of India. अगर भारत को फ्यूचर में ग्रो करना है, उस लेवल पे भारत को पहुंचना है जिस लेवल पे आज के समय अमेरिका और चाइना और जापान है, तो हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में फोकस करना ही पड़ेगा। विदाउट दिस हमारी ग्रोथ उस लेवल की संभव हो नहीं सकती। ठीक है, इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में सबसे पहली जो स्टार्टिंग की लाइन है, मैं यही फोकस करता हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इन दो चीज़ों को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि यही समय आ गया है ना। अगर हम इन चीज़ों पे अभी काम नहीं करेंगे तो माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाएगा, और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन है आने वाली, उस लेवल पे काम नहीं कर पाएगी। सो वेलकम टू माय चैनल। और बताइए क्या हाल चाल है आपका, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपका सिटिंग हावर कितने घंटे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, बिकॉज योर सिटिंग हावर डिसाइड योर फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, जितने घंटे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसी हिसाब से आपकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी जो है वो फ्यूचर में तय की जा सकती है। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज पर्सियन गल्फ, मीन्स वार बिटवीन ईरान, इजराइल एंड अमेरिका। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या कारण है सब आपस में लड़े पड़े, उसके पीछे का कोई तो एक तथ्य होगा। अभी आप कुछ तथ्यों के बारे में जानते होंगे, जैसे कि न्यूक्लियर, यूरेनियम, ठीक है, और खamenei का मरना, ठीक है, और ईरान के तेल पे अमेरिका का कब्जा होना। लेकिन इसके पीछे एक एंगल और कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का एवोल्यूशन होना। इस एंगल से कभी आपने सोचा इलेक्ट्रिक व्हीकल का एवोल्यूशन होना, ईवी की जो गाड़ियां हैं, जो हम स्कूटी अभी चला रहे हैं, जो कारें निकल रही हैं, उसका एवोल्यूशन होना। अब सोचोगे सर ये आप क्या कह रहे हैं, कैसे ये हो सकता है, कहाँ तेल और कहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल। सारा खेल यही है, सारा खेल उस लिथियम आयन बैटरी और क्रिटिकल मिनरल, ठीक है, इन्हीं सब के अराउंड में वो चीज़ें घूम रही हैं। बताते हैं आपको डिटेल में। तो ईरान के पास सबसे शुद्ध क्वालिटी का तेल है, ये तो आपको पता होगा। वेनेजुएला के पास सबसे ख़राब क्वालिटी का तेल है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट रिजर्व है उसके पास, लेकिन बहुत ही गाढ़ा तेल है। सऊदी अरबिया के पास हल्का गाढ़ा है, लेकिन ईरान के पास सबसे वेल, मतलब अच्छा तेल है कि उसको आप यूज कर सकते हैं। मतलब कुछ प्रोसेस रिफाइनमेंट करने के बाद आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपनी व्हीकल में। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि अमेरिका उस तेल पे कब्जा करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर जो है पेट्रो डॉलर है। ठीक है, जितना अधिक उसके पास तेल होगा उतना अधिक उसका डॉलर मजबूत होगा। ठीक है, जब डॉलर मजबूत होगा तो दुनिया डॉलर में व्यापार करेगी। जब दुनिया डॉलर में व्यापार करेगी तो उसके कारण से क्या होगा कि उसकी डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, इकोनॉमिक पावर एक्सटेंड होती जाएगी, ये सब आप सबको पता होगा। अब इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का खेल क्या है, लॉजिक ये है कि भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है कि दुनिया इलेक्ट्रिसिटी को एक नए एनर्जी के फॉर्म में यूज कर रही है, और उसका एक्सटेंशन लेवल बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर लग रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब कॉन्टीन्यूअस 24/7, मतलब 24 घंटा लगातार बिजली मिल सकती है, कई सालों तक, कई दशकों तक। ठीक है, सोचो अभी इंडिया के पास इतना अधिक थोरियम है, जो थर्ड स्टेज का क्या बोलते हैं, फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर का परीक्षण किया गया है। अगर उसके थ्रू हम बिजली पैदा करने लगें, लगभग 400 सालों तक क्या बोलते हैं हमारे यहाँ एनर्जी की कमी ही नहीं होगी। मतलब कॉन्टिन्यूस वे में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोचने वाली बात है ना। उसमें क्या था, प्लूटोनियम वगैरह का यूज किया जाएगा,
पहले क्या बोलते हैं, यूरेनियम होगा, फिर थोरियम होगा सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में सेकंड स्टेज में प्लूटोनियम होगा, थर्ड स्टेज में फिर थोरियम बेसिस पे करके हम उसका प्रयोग करेंगे। जो हमारे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे क्या बोलते हैं, केरला कोस्टल एरियाज में जो थोरियम अवेलेबल है मोनोजाइट सैंड के फॉर्म में। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एवोल्यूशन हो रहा है। अगर भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल का एवोल्यूशन हुआ तो तेल की जो डिमांड है उसमें कमी आएगी, ये कन्फर्म है। और जैसे ही तेल की डिमांड में कमी आई तो ये तेल बेचने वाली कंट्रियां हैं, ये अपना तेल लेके कहाँ जाएंगी? क्योंकि जब ये अधिक से अधिक तेल अभी यूज कहाँ हो रहा है, गाड़ियों में यूज हो रहा है, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, इन सब में यूज हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल का एवोल्यूशन हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है, उस प्रकार है लगभग ट्रक, बस, हर चीज़ों में क्या बोलते हैं। और पहले क्या बोलते हैं, ट्रेन में कोयला और क्या बोलते हैं तेल का प्रयोग किया जाता था ना, लेकिन देखो वो पूरी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी बेस पे चल रही हैं। सबसे सबसे अधिक खाती थी वो, सबसे अधिक खपत तेल और डीजल का, पेट्रोल और डीजल का वही करती थी, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही हैं। तो उसी तरह से बसें हो गई, ट्रक्स हो गए, बड़े बड़े क्या बोलते हैं अदर व्हीकल हो गए, वो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो तेल खाना बंद कर देंगे। और जैसे तेल की खपत कम हुई और इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड इमर्ज हुई तो इन कंट्रियों के लिए दिक्कत आ गई ना। अब सुनो, इसमें अमेरिका का एंगल कैसे इंक्लूडेड है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है और भविष्य में इन सबको भी पता है कि खेल जो है ड्रिफ्ट हो सकता है मेरे एंगल से। तो ये कंट्रियां जो है अधिक से अधिक तेल बेचना चाहती हैं कि जितना अधिक हम तेल बेच सकते हैं, ठीक है, करंट टाइम में। और तेल बेचकर पैसा कमा के क्या बोलते हैं क्लीन एनर्जी सेटअप कर लें ना। बात समझ में आई? सऊदी अरबिया, यूएई, ये सब देखो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सब पूरा टूरिज्म सेक्टर जो है क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल, विंड एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर, इन्हीं सब का प्रयोग कर रहे हैं। उस तेल को बेच के और जो पैसा आ रहा है उससे क्या बोलते हैं इन सब चीज़ों का सेटअप किया जा रहा है। अब तुम चीज़ों को कनेक्ट करो, ठीक है। तो अमेरिका भी ये चाहता है कि दुनिया के जितने भी तेल के भंडार हैं उन पे मेरा कब्जा हो जाए, और कब्जा हो के बेच के मैं भी उस क्लीन एनर्जी को सेटअप कर लूँ, उस लेवल पे सेटअप कर लूँ जिसके कारण से, जैसे अभी उसकी डॉलर की डिपेंडेंसी क्या है, उसके पेट्रोल डीजल के ऊपर निर्भर है, ठीक है, जिसके कारण से भविष्य में इस ईवी रेवोल्यूशन के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा सके। और सुनो, इसमें तीसरा एंगल कहाँ से इंक्लूडेड है, चाइना। क्या है कि चाइना का इस समय दुनिया के 80 से 85% क्रिटिकल मिनरल्स में उसका दबदबा है। पिछले कई दशकों से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है। काश यही भारत किया होता तो आज भारत का दबदबा इस पे होता, लेकिन हमारी सोच वहाँ तक पहुँची ही नहीं। खैर, अब हम कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो दुनिया के 85% क्रिटिकल मिनरल्स पर चाइना का कब्जा है। सोचो, अभी जो यूएस ने टैरिफ लगाया था 250, उसके बदले में चाइना ने 500% टैरिफ लगा दिया। वो 500% टैरिफ जो लगाया चाइना ने, उसके पीछे की पावर क्या है? उसके पीछे की पावर है क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स ही चाइना को ये पावर दे रहे हैं तुम यूएसए के ऊपर सैंक्शन लगाओ। अब यूएसए, और सोचो यूएसए ने यहीं पे एक गलती कर दी है कि यूएसए की पकड़ उसके क्रिटिकल मिनरल्स पे नहीं है। अब हो सकता है यूएसए के जो पॉलिसी मेकर हो उस इस लेवल पे सोच ही ना पाए हो। क्या यूएसए के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन चाइना उनसे आगे निकल गया। अब उसी के कारण से चाइना की जो करेंसी है रेनमिनबी स्ट्रांग हो गई है, ठीक है, डॉलर को टक्कर दे रही है। और भविष्य में क्या, अभी से ही चाइना की करेंसी में ट्रेड हो रहा है। अब अमेरिका को भय दिख रहा है कि अगर भविष्य में ऐसा ही चलता रहा तो डॉलर को रिप्लेस करके चाइना की करेंसी आगे चली जाएगी। और जहां चाइना की करेंसी में ट्रेड होना चालू हुआ तो आप समझ सकते हैं चाइना किस प्रकार से बूम करेगा। इस 34 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है यूएसए की, उसके पीछे का कारण यही है बिकॉज डॉलर में ट्रेड होता है। अगर चाइना की करेंसी में ट्रेड होने लगा
तो अमेरिका की जगह चाइना आ जाएगा। ठीक है, तो ये कारण है इस युद्ध का। जो कारण है, एक कारण यहाँ से ये निकल के आता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेवोल्यूशन होना। अब लिथियम आयन बैटरी, अब चाइना का पूरा दबदबा है उसके ऊपर, और हर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता है। अब उस क्रिटिकल मिनरल्स पे पकड़ किसकी है? चाइना की है। इसीलिए तो सिलिका पैक्ट वगैरह तमाम जो है ग्रुप बन रहे हैं, G20 में उसकी बात की जा रही है। वो सब चाइना को टैकल करने के लिए बातचीत की जा रही है। लेकिन ट्रम्प अभी यहाँ पे आके, ये ट्रम्प जो है सारा खेला जो है अमेरिका के पक्ष से छीन कर चाइना के पक्ष में दे दिया है। तो ट्रम्प जो है यहाँ पे खेल नहीं पाया। अगर वो सही से खेल गया होता तो अभी भी चाइना को कंट्रोल किया जा सकता था। एक बैलेंस वे में अब चीज़ें होने लगती, लेकिन अभी जो है बैलेंस बिगड़ता हुआ दिख रहा है और सारा पासा चाइना के हाथ में जा रहा है। अभी क्या सोचो, ट्रम्प अमेरिका 34 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो इस समय बादशाह है ट्रम्प, वो खुद चल के चाइना गया है कि आप ईरान को रोक दीजिए। चाइना नहीं रोकेगा, क्योंकि 80% तेल जो है चाइना ईरान से क्या बोलते हैं परचेज कर रहा है, रसिया से परचेज कर रहा है, और परचेज करके अपनी क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहा है। उस तेल को बर्न करके टेक्नोलॉजी को बना रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी बना रहा है, ठीक है, सोलर पैनल बना रहा है। लेकिन भारत यही गलती कर रहा है। भारत रसिया से जो तेल पा रहा है उसको यूरोपियन यूनियन और पता नहीं कितनी कंट्री को सप्लाई कर रहा है, लेकिन उस ऑयल और गैस से इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी इस समय नहीं बना रहा है। यही इंडिया की सबसे बड़ी गलती है। तो इंडिया को इस चीज़ को अभी भी समझना होगा कि वी हैव अ टाइम, हमारे पास वक्त है, हम भी अपनी टेक्नोलॉजी उस लेवल पर बिल्ड कर सकते हैं। इस एंगल से सोचो। मज़ा आया? तो दिस इज द वे हाउ यू कैन थिंक। कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा बाहर जाके सोचा करो, क्या रीजन और हो सकता है। सोचो, अब इस एंगल को तुम यूपीएससी में लिखोगे तो एक नई नज़रिया पैदा होगा। इससे डिसाइड होगा कि तुम्हारा जो तुम भविष्य में पॉलिसी बनाओगे वो पॉलिसी किस लेवल की होगी। बात समझ में? ओके, सो और खासकर अगर फ्यूचर देखा जाए, फ्यूचर में डोमिनेशन तो चाइना का होने वाला है, और ये भी समझ लो कि इंडिया का ट्रेड भी चाइना के साथ इंक्रीज ही होगा फ्यूचर में। बात समझ में आई? सो इंडिया का ट्रेड भविष्य में चाइना के साथ इंक्रीज होगा, लेकिन इंडिया को कंप्रोमाइज बे से क्या बोलते हैं तरीके से चाइना के साथ ट्रेड करना चाहिए। इंडिया डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने ट्रेड को, क्योंकि इंडिया अब समझ रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं देखो डिफरेंट प्रकार के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ही यही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का, कि इंडिया अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहा है, क्योंकि भविष्य में क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है और इंडिया के पास उतने क्रिटिकल मिनरल्स है नहीं और टेक्नोलॉजी भी नहीं है। सोचो, लिथियम का भंडार मिला हुआ है ना कश्मीर में, लेकिन अभी भी इंडिया उसको ऑक्शन नहीं करा पाया है, उसकी बिडिंग नहीं हो पाई है, उसका प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं हो पाया है, जिसके कारण से अभी इंडिया में सोचो एक स्कूटी की कीमत 80 से 90 हज़ार है। अगर वही बैटरी यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई होती तो उसकी कीमत 30 से 40 हज़ार रुपया होती। ये जो इतना पेट्रोल डीजल के ऊपर हम लोग निर्भर हैं, निर्भर ना होते। अगर अभी 10-15 सालों में इंडिया ने न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर भरपूर कार्य किया होता, ठीक है, थोरियम का यूज का चालू कर दिया होता, सोचो इलेक्ट्रिसिटी की कमी ना होती। अभी हम थर्मल के ऊपर निर्भर हैं, अधिक से अधिक थर्मल के ऊपर 60% निर्भर है, हाइड्रो पावर के ऊपर निर्भर है। सोचो कितनी निर्भरता हमारी कम हो जाती है। एनर्जी इफिशियंसी जो हमें अभी आज के समय जितनी हमें एनर्जी चाहिए उसकी ज़रूरत केवल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से ही पूरी की जा सकती है, क्योंकि क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है। इस क्लाइमेट को देखते हुए हमें इस लेवल पे फोकस करना होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाना ही होगा। ओके, तो इस लेवल की रिसर्च और डेवलपमेंट भी करनी होगी। अब आप इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ों को कीजिए ना, इस तरह सोचिए, इस तरह देखिए, इस तरह पढ़िए चीज़ों को। देखो करंट अफेयर पढ़ने का कॉन्टेस्ट ये है, अब इस तरह तुम सीखो। तुम केवल पेज खोल ले रहे हो, पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, जो लिखा उसी को देख रहे हो, सुन रहे हो, या फिर किसी टीचर से अगर पढ़ रहे हो, तुम अदर कॉन्टेक्स्ट में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। डायरेक्शन को थोड़ा चेंज करो, थोड़ी
और क्या बोलते हैं, दिशा को अपने बढ़ाओ, ठीक है, माइंडसेट को देखो, डाइवर्सिफाई करो। बात समझ में, ये वार रुकेगा, वार बहुत दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि पर्शियन गल्फ ब्लॉक हो रहा है, जिसके कारण से सबको सबको तेल चाहिए, और सबको तेल लेके अपनी टेक्नोलॉजी ही बनाना है। बात समझ रहे हो? तो ये बंद नहीं होगा, नहीं तो हाहाकार मच जाएगा, और ट्रम्प इस चीज़ को झेल नहीं पाएगा। ईरान भी नहीं बहुत दिन तक बंद करेगा, उसको भी ट्रेड करना, चाइना से कितना ट्रेड करेगा, केवल तेल बेच के सब कुछ चाइना फुलफिल कर देगा, नहीं कर पाएगा। ईरान को भी ट्रेड करना ना, डाइवर्सिफाई करना है, बहुत कुछ है, खरीदना है बाहर से, इंपोर्ट करना है ईरान को भी, ठीक है, पेशेंस का खेल है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, आर्कटिक क्षेत्र की ओपनिंग हो रही है ना, ये देखो, आर्कटिक क्षेत्र की ओपनिंग हो रही है, और उसकी ओपनिंग के कारण से बर्फ़ पिघल रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, और वहाँ का तेल जो है वो निकल रहा है, ठीक है। अब वहाँ का तेल निकलने से ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इनको आप देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे तेल की उपलब्धता बढ़ रही है। अभी आप देखे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ क्या बोलते हैं विजिट करके आए हैं, उसके पीछे का रीज़न ही यही है, क्योंकि आर्कटिक ओपनिंग हो रही है, बर्फ़ पिघल रही है, बर्फ़ के नीचे से क्रिटिकल मिनरल्स, ऑयल और नेचुरल गैस सब हट रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं। वहाँ पे इंडिया रिफाइनरी लगाएगा, इनके पास रिफाइनरी सेटअप नहीं है, इंडिया रिफाइनरी लगाएगा, वहाँ से तेल बेचा जाएगा। इंडिया के पास भी चांस है अमेरिका जैसा, ठीक है। सो तो ये थी आज की क्लास, आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से पढ़ो ना, अब तुम ये जो पर्शियन गल्फ पढ़े, चारों तरफ के तुम बॉर्डर को पढ़ लो, रिलेटेड ईरान से कौन सी कंट्री शेयर करती है बॉर्डर, कैप्सियन सी के बारे में पढ़ लो, एंड देन आउट पर्शियन गल्फ, रेड सी, इजराइल, उसके बाद क्या बोलते हैं मेडिटेरियन ओशियन में क्या बोलते हैं, कौन सी कंट्री अपनी बॉर्डर ओपन करती है ना। लेकिन सम चेंजिंग कॉन्टेस्ट में तुम पढ़ा करो चीज़ों को, कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया करो, ठीक है। तो इससे एक एज मिलता है, चाहे तुम मेंस का आंसर लिख रहे होगे या फिर तुम प्रीलिम्स की जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो इस कनेक्टिविटी से तुमको एज मिलेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस सेशन।